आज हम सरल आवर्त दोलक से संबंध विभिन्न भौतिक राशियों का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करेंगे। विभिन्न भौतिक राशियों में पहला विस्थापन है। विस्थापन x से दिया जाता है, प्रदर्शित करते हैं, और x = a sin ω0t प्लस फाई के बराबर होता है अगर हम समय के सापेक्ष करते हैं। यहाँ पर ये राशियाँ विस्थापन के सापेक्ष दिखाई गई हैं और इसी तरह से विभिन्न भौतिक राशियाँ जो है समय के सापेक्ष दिखाई गई हैं। वेग v जो है इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है और समय के सापेक्ष इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। त्वरण f माइनस ω02x है और इसी तरह से समय के सापेक्ष इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। बल F इस इक्वेशन के द्वारा दिया जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी इस इक्वेशन के द्वारा दी जा रही है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी इस इक्वेशन के द्वारा दी जा रही है और समय के सापेक्ष डिफरेंट अपन ने क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया है कि किस तरह से चेंज हो रही है। अब अपन ये माने कि t = 0 पर फाई का मान 0 हो या प्रारंभिक कला 0 हो तो ये राशियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं। x = a sin ω0t, v = a ω0 cos ω0t, f = a ω02 sin ω0t या -ω02x, f = -ma ω02 sin ω0t -m ω02x और पोटेंशियल एनर्जी u = ½ m ω02 a² sin² ωt या ½ m ω02 x²। काइनेटिक एनर्जी ½ m ω02 a² sin² ωt या ½ m ω02 a² x²। यहाँ पर अब ये ग्राफ दिखाए गए हैं। x का ग्राफ अगर हम देखें समय के साथ तो वो इस प्रकार से परिवर्तित होता है क्योंकि अपने पास में x के लिए जो इक्वेशन है वो a sin ω0t है। v का ग्राफ कॉस कर्व के रूप में हमें प्राप्त होता है क्योंकि हमारे पास में इक्वेशन जो है वो a cos ω0t के रूप में है। एक्सेलरेशन f का ग्राफ क्योंकि हमारे पास में माइनस साइड से चालू होता है और नेगेटिव दिशा से चालू होता हुआ उल्टा साइन कर्व अपने पास में प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि मैं फोर्स F का ग्राफ खींचता हूँ तो वो भी त्वरण के ग्राफ जैसा ही प्राप्त होता है। स्थितिज ऊर्जा U का ग्राफ यदि मैं खींचता हूँ तो स्थितिज ऊर्जा U का ग्राफ इनिशियली 0 थी t = 0 पर। t = जब ω0t प्लस फाई या ω0t का मान पाई/2 के बराबर होता है तो ये अधिकतम हो जाती है जबकि आयाम a के बराबर है और उसके बाद में ये वापस से कम होनी चालू होती है और पुनः जब ω0t का मान पाई के बराबर हो जाता है तो ये वापस से शून्य हो जाती है। इस प्रकार से परिवर्तित होती है स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी समय के साथ परिवर्तित हो रही है। इनिशियली गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम है जबकि रेस्ट साम्यावस्था पर पिंड है और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से परिवर्तित होगी समय t के साथ में। यदि हम x के सापेक्ष ग्राफ खींचते हैं तो x के सापेक्ष ग्राफ खींचने पर अपने पास में इस तरह के ग्राफ प्राप्त होते हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इधर आयाम a और इधर नेगेटिव साइड में आयाम -a के बराबर अपन ने रिप्रेजेंट करा है। पहला कर्व x का है क्योंकि x विस्थापन सरल रेखा के अनुदिश हो रहा है तो अपने पास में ये रेखा प्राप्त हो रही है। v की जो इक्वेशन है वो इलिप्स की इक्वेशन है अपने पास में, अतः अपने पास में एक इलिप्स प्राप्त होता है v की इक्वेशन के लिए। v और x में जो कर्व खींचेंगे वो एक इलिप्स आएगा। त्वरण f के लिए मेरे पास में क्योंकि ये -ω02 x के बराबर है तो मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप जो है वो -ω02 के बराबर है। इसी तरह से फोर्स F का भी मेरे पास में सेम चीज़ प्राप्त होती है जहाँ जो कि त्वरण की है क्योंकि फोर्स जो है वो त्वरण के समानुपाती होता है। यदि मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो साम्यावस्था में 0 है या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 0 है और उसके दोनों ओर जैसे जैसे आयाम a का मान बढ़ रहा है स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता जा रहा है। गतिज ऊर्जा की बात करूं तो गतिज ऊर्जा
जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पर अधिकतम है और आयाम जहाँ पर अधिकतम है वहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाता है। अब हम इस आवर्ती दोलक के कुछ उदाहरण देखेंगे। यदि स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की बात करें तो क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो द्रव्यमान है ये दिखाया गया है यहाँ पे चित्र में। यदि इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग को कस दिया जाए और उससे एक द्रव्यमान को बांध दिया जाए और द्रव्यमान को खींच कर छोड़ा जाए तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स कार्य करने लगता है, जिसके कारण ये द्रव्यमान जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स -kx से दिया जाता है। यहाँ k स्प्रिंग का बल नियतांक है और यदि फोर्स का मान मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन d2x/dt² जो है वो -kx के बराबर हो जाएगा, या d2x/dt² जो है वो k/m x = 0। ये अपने पास में एक अवकल समीकरण आ जाएगी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है और इसके लिए आवर्तकाल का मान 2π√m/k के अनुसार दिया जाएगा। यदि ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटकते द्रव्यमान के दोलन की हम बात करें तो एक भारहीन स्प्रिंग है अपने पास में और उसको अपन ने दृढ़ आधार से कस दिया है और इस प्रकार से लटका दिया। अब इस स्प्रिंग पर यदि एक द्रव्यमान m को मैं कसता हूँ एक से दूसरे सिरे पर, तो मान लीजिए इस स्प्रिंग की पहले लंबाई l थी, अब l + y0 हो गई, यानी कि y0 डिस्टेंस तक ये खिंचाव उत्पन्न हुआ इस द्रव्यमान m के कारण। इस पर एक प्रत्यानन बल कार्य करेगा जो कि -ky0 के बराबर होगा और ये प्रत्यानन बल जो है साम्यावस्था में mg के बराबर होगा, जो कि पहली इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है यहाँ पे ky0 = mg। अब यदि संतुलन की स्थिति से द्रव्यमान m को y दूरी तक खींचा जाए तो द्रव्यमान m दोलन प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो लगेगा F = -ky + y0 और पिंड m पर जो नीचे की ओर परिणामी बल लगेगा वो दिया जाएगा F' = mg - ky + y0 से। समीकरण से ky0 का मान अगर अपन रखेंगे तो मेरे पास में जो रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन आएगी या फोर्स की जो पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसकी इक्वेशन आएगी वो आएगी -ky के बराबर। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y दिशा में है अतः एक्सेलरेशन भी y दिशा में होगा और उसका मान दिया जाएगा m d2y/dt² = -ky से। इस तरह से हमारे पास में अवकल समीकरण प्राप्त होती है d2y/dt² + kym × y = 0, जिससे हम आवर्तकाल का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन की। तो आवर्तकाल का मान t = 2π√m/k से दिया जाएगा। यहाँ पर यदि मैं k की वैल्यू y0/g के फॉर्म में रखूँ तो मेरे पास में जो इक्वेशन आएगी t = 2π√y0/g के बराबर आएगी। ये y0 जो है हम ज्ञात कर सकते हैं और आवर्तकाल का मान हम निकाल सकते हैं। यदि अब दो स्प्रिंगें मान लीजिए समानांतर क्रम में हैं, उनसे कोई द्रव्यमान m लटका हुआ है, इस तरह से द्रव्यमान m लटका हुआ है, तो और दोनों स्प्रिंगों के जो बल नियतांक हैं वो k1 और k2 हैं, तो पहली स्प्रिंग पर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा वो होगा F1 = -k1/, तथा दूसरी स्प्रिंग पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसका मान होगा F2 = -k2/। द्रव्यमान m पर परिणामी प्रत्यानन बल लगेगा F = F1 + F2 जो कि -k1 + k2 × y हो जाएगा, और यदि प्रभावी बल नियतांक को हम k माने तो ये -ky के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से समानांतर क्रम में जब स्प्रिंग जुड़ती हैं तो उनके बल नियतांक जो है वो जुड़ जाते हैं और कुल प्रभावी बल नियतांक का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से t = 2π√m/k से यदि मैं आवर्तकाल का मान निकालता हूँ तो 2π√m/k1 + k2 प्राप्त होता है। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंगों से लटके हुए द्रव्यमान की बात करें हम, तो श्रेणी क्रम में जो स्प्रिंगें जुड़ी हुई हैं वो इस तरह से जुड़ी हुई हैं। पहली स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k1 है,
दूसरी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K2 है और यहाँ पर दूसरी स्प्रिंग जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर एक द्रव्यमान M लटका हुआ है। इस केस में जो विस्थापन है पहली स्प्रिंग में y1 है और दूसरी स्प्रिंग में मान लीजिए y2 है इस द्रव्यमान M को खींचने पर। तो कुल विस्थापन जो है वो y = y1 + y2 हो जाएगा और जो फोर्स है वो दोनों स्प्रिंगों पर एक जैसा लग रहा है, इसलिए फोर्स का मान -K1 y1 और -K2 y2 हो जाएगा। यदि प्रभावी बल नियतांक K है तो F = -Ky। यदि हम y = y1 + y2 में ये वैल्यू रखते हैं तो मेरे पास में रिजल्ट आता है 1/K = 1/K1 + 1/K2। ये K1 K2 K1 + K2 के बराबर होगा जो कि प्रभावी बल नियतांक है। और आवर्तकाल का मान T = 2π√m/K से हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2π√m/K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2। तो इस प्रकार से हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं अब कि यदि कोई द्रव्यमान बिंदुवत द्रव्यमान को हम एक भारहीन धागे से लटका कर छोड़ दें और ये व्यवस्था जो है वो सरल लोलक कहलाती है। यदि अब इस स्थिति में अगर हम द्रव्यमान को हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं और फिर छोड़ते हैं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है या उस पर बल कार्य करने लगता है, प्रत्यानन बल कार्य करने लगता है। ये दिखाया गया है चित्र में कि यहाँ पर S पॉइंट से एक धागे को लटकाया गया है और यहाँ पर एक मास M मौजूद है जिसको हमने A बिंदु तक डिस्प्लेस करा है। जब हम A बिंदु तक डिस्प्लेस करते हैं तो इस पर तनाव बल T जो है वो इस दिशा में कार्य कर रहा है और mg जो है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। इस mg को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि mg cos थीटा कंपोनेंट तनाव T को बैलेंस कर रहा है और mg sin थीटा जो प्रत्यानन बल का कंपोनेंट है जिसके कारण ये दोलक वापस O बिंदु की ओर आ रहा है। तो बल का मान -mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, प्रत्यानन बल का मान। और यदि थीटा का मान बहुत स्मॉल है तो हम mg इंटू थीटा कर सकते हैं, साइन थीटा को थीटा के बराबर ले सकते हैं और प्रत्यानन बल का मान g इंटू थीटा हो जाएगा, दैट इज़ g इंटू चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि अपन जानते हैं आर्क = एंगल इंटू रेडियस होता है। और इससे हम आर्क की वैल्यू OA दैट इज़ सिंपल, क्योंकि ये सरल गति कर रहा है, थीटा का मान कम है तो ये सरल रेखा में गति कर रहा है, तो आर्क का मान OA मतलब x के बराबर हो गया और त्रिज्या जो है वो इस धागे की लंबाई हो गई L। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं GL/x। थीटा तो हम क्या देख रहे हैं कि d2x/dt² का मान -g/L इंटू x के बराबर आ रहा है। और यदि मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता हूँ तो मेरे पास में आती है d2x/dt² + ω02x = 0, जिससे आवर्तकाल का मान 2π/0 या 2π√L/g आता है। यदि आयाम थीटा का मान ज़्यादा हो तो आवर्तकाल जो है वह इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, t = t0 इंटू 1 + 1/4 sin स्क्वायर थीटा 0/2 9/64 sin 4 थीटा 0/2 एंड सो ऑन। इस प्रकार के जो दोलक होते हैं वो अप्रसंवादी होते हैं या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर इनको कहा जाता है। यहाँ पर t जो है वो t0 आवर्तकाल का मान है, जबकि थीटा 0 का मान या थीटा का मान बहुत कम है, उस केस में t0 का मान दिया गया है। चलिए आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, कल ट्विन लोलक की बात करेंगे।